एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्री एडिक्ट। सो पीवाईक्यू की सीरीज के बाद आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर आईसीआर जेआरएफ प्लांट पैथोलॉजी। तो आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी पीवाईक्यूज की, एंड नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो प्लीज जाकर देखिए एंड आई विल मेक श्योर दैट ये वीडियो भी आपके लिए उतनी बेनिफिशियल हो। तो इस वीडियो के अंदर भी हम प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है डिफरेंट टॉपिक से उसे मैंने कंपाइल किया है along with the explanation of the other options and such relevant information related to that topic. Okay, so we'll begin. So first question यहाँ जो हमें दिख रहा है that is who first characterized nucleoprotein nature of tobacco mosaic virus. तो अब हमें पता है कि वायरस जो है उसके अंदर बेसिकली दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज न्यूक्लिक एसिड एंड सेकेंड इज द प्रोटीन कोड। अब न्यूक्लिक एसिड के अंदर इधर इट कुड बी डीएनए और इधर इट कुड बी आरएनए, राइट। दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अब इनमें भी इधर दे कुड बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, एंड फॉर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डबल स्ट्रैंडेड। तो सबसे पहले ये चीज किसने बताई थी कि जो वायरस का नेचर होता है दैट इज न्यूक्लियोप्रोटीन, दैट इज बाय गॉर्डन एंड पायरी। ये देखिए, गॉर्डन एंड पायरी first characterized the nucleoprotein nature of tobacco mosaic virus in 1937. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कब दिया था इन्होंने ये 1937 में। अब इसके अलावा जो हमारे पास तीन और मेजर साइंटिस्ट के नाम है दैट इज जेजी हॉर्सफॉल, एमके पटेल एंड रॉबर्टसन। अब इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है प्लांट पैथोलॉजी में? हॉर्सफॉल का जो आप देखेंगे, जब भी आप बुक्स और ऑथर के अंदर भी आप पढ़ेंगे तो हॉर्सफॉल से रिलेटेड आपको जो बुक मिलेगी दैट इज रिलेटेड टू द फंजीसाइडल एक्शन, राइट। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज मेनली फॉर द फंजीसाइड डेवलपमेंट, राइट। उसके बाद है एमके पटेल। एमके पटेल जो है ये इन्होंने बैक्टीरियल प्लांट पैथोलॉजी पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, लाइक विल्ट ऑफ कॉटन, स्पेसिफिकली ज़ैंथोमोनास स्पीशीज। सो विल्ट ऑफ कॉटन किसकी वजह से होती है? ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवर माल्वेसेरम। अब आते हैं रॉबर्टसन। रॉबर्टसन का जो मेजर रोल है, इन्होंने बताया था कि पीची मिल्ड्यूज के लिए सल्फर जो है दैट कुड बी अ इफेक्टिव फंजीसाइड, सल्फर फॉर द पीच मिल्ड्यूज। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे चार साइंटिस्ट देखे हैं, बॉर्डन एंड पायरी, जिन्होंने बताया था कि वायरस का जो नेचर होता है दैट इज न्यूक्लियोप्रोटीन। सेकंड हॉर्सफॉल, जिन्होंने फंजीसाइड डेवलपमेंट पे काम किया था। एमके पटेल, इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट, जिन्होंने बैक्टीरियल डिजीज स्पेशली विल्ट ऑफ कॉटन पे काम किया है। एंड फोर्थ इज रॉबर्टसन, जिन्होंने सल्फर को एज इफेक्टिव फंजीसाइड बताया है अगेंस्ट द पीच मिल्ड्यूज। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन साइंटिस्ट गेव द कांसेप्ट ऑफ वाइवोटॉक्सिन। अब जो टॉक्सिन का कंसेप्ट रहता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इसमें हम तीन पार्ट पढ़ते हैं बेसिकली। तो प्लांट पैथोजेनेसिस से रिलेटेड टॉक्सिन्स का, सेकंड ग्रोथ रेगुलेटर्स का, एंड थर्ड एंजाइम्स का। ये तीन जो है ये एक तरीके से जो है वेपन्स की तरह जो पैथोजन है वो यूज करता है डिजीज को कॉज करने के लिए, राइट। तो जब हम सबसे पहले हम बात करते हैं टॉक्सिन्स की। अब टॉक्सिन्स होते क्या हैं? एक तरीके से लो मॉलिक्यूलर वेट मेटाबोलाइट होते हैं जो प्लांट के लिए टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, इट इज हार्मफुलनेस कॉज करते हैं। अब यहाँ पर मेजरली व्हीलर एंड ल्यूक ने हाइपोथेसिस दी थी टॉक्सिन से रिलेटेड। द टॉक्सिन्स में जो मेजर टॉक्सिन्स हैं उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इनके हिसाब से इन्होंने जो तीन कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिन बताए हैं दैट इज पैथोटॉक्सिन्स, फाइटोटॉक्सिन्स एंड विवोटॉक्सिन्स। ओके, तो सबसे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट दिस। तो इन्होंने कहा है कि कौन से इंडियन साइंटिस्ट ने वाइवोटॉक्सिन का कंसेप्ट जो है वो दिया है। फर्स्ट इज ऑल्टरनेरिक एसिड बाय जेएफ दस्तूर, सेकंड टेनटॉक्सिन बाय ईजे बटलर, थर्ड इज फ्यूजेरिक एसिड बाय टीएस सदाशिवन, एंड फोर्थ इज फ्यूजेरिक एसिड बाय जेएफ दस्तूर। अब इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि जब हमें इसमें जब ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है उसमें फर्स्ट चीज ऐसी होती है कि अब इसमें देखोगे कि ऐसा कोई टॉक्सिन प्रेजेंट है जो कि वाइवोटॉक्सिन है ही नहीं। तो उसके लिए हमें पहले समझना होगा कि व्हाट आर द थ्री कैटेगरीज ऑफ द टॉक्सिन्स।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैथोटॉक्सिन, जो कि सबसे प्रोमिनेंट कैटेगरी होती है, बिकॉज यही जो होते हैं दीज आर द प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज। अब पैथोटॉक्सिन नाम में पैथोज आ गया इसके अंदर। तो इसे प्रोड्यूस कौन करता है? इसे प्रोड्यूस करता है पैथोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम डिफरेंस के तौर पे देखेंगे अब यहाँ, इसे पैथोजन प्रोड्यूस करता है जब भी होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। ओके, दिस इज सिक्रेटेड बाय द प्लांट पैथोजन और द कॉन्टेक्ट बिटवीन द होस्ट एंड पैथोजन। सेकेंड चीज, अब ये जो होते हैं ये सबसे मेजर होते हैं जो डिजीज में रोल प्ले करते हैं, दे हैव द डायरेक्ट रोल इन द डिजीज। तो अगर इन्हें सिर्फ लो कंसेंट्रेशन के अंदर भी रिलीज किया जाए, देन ऑल्सो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द पैथोजेनिसिटी। अब द range and the resistance or susceptibility spectrum of the toxin and the pathogen ought to be identical. The pathogenicity should be directly related to the pathogen ability to secrete toxin. अब ये लाइन जो है ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि जितनी ज्यादा टॉक्सिन की कंसेंट्रेशन होगी उतनी डिजीज जो है उतनी ज्यादा सीवियर आएगी। अब ये जो है ये नॉन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, ये स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, और ये स्पेसिफिसिटी का जो क्राइटेरिया दैट इज बेस्ड ऑन द होस्ट। ये होस्ट के लिए स्पेसिफिक भी हो सकता है और नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, दैट इज टैप टॉक्सिन, सुडोमोनास टेबेसाई, एचएमटी टॉक्सिन दैट इज बाय ड्रेक्सलेरा मेडिस, और हम कह सकते हैं हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस रेस टी। ओके, जब आप स्पेसिफिक टॉक्सिन्स के एग्जांपल देखोगे उसमें आपको रिमेंबर करना बहुत ईजी है, बिकॉज उसके अंदर जितने भी नाम है वो सब पैथोजन के नाम से रिलेटेड है। लाइक एचवी टॉक्सिन, हेलमिंथोस्पोरियम विक्टोरी, जिसे हम विक्टोरिन भी कहते हैं, दैट इज अ कंप्लीट स्पेसिफिक टॉक्सिन। ओके, सेकेंड आता है हमारे पास फाइटोटॉक्सिन। अब फाइटो वर्ड का मीन्स क्या हो गया? प्लांट। यानी कि ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये जो टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, ये कौन सिक्रिएट करता है? बाय द प्लांट। और इनका जो डिजीज के अंदर देखो, दीज आर हार्मफुल फॉर द प्लांट्स। तो ये जो पैथोजन का अटैक होता है उसके बाद प्लांट्स के अंदर ये सिक्रिएट होते हैं, बट दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट रोल इन द पैथोजेनिसिटी। एक ये इसमें इंपॉर्टेंट रूल हो गया कि दे डोंट हैव एनी डायरेक्ट रोल इन द पैथोजेनिसिटी। राइट, अब ये कैसे होते हैं? नॉन स्पेसिफिक। वो स्पेसिफिक भी थे, नॉन स्पेसिफिक भी थे, दीज आर नॉन स्पेसिफिक। इसके एग्जांपल्स रहते हैं अल्टरनेरिक एसिड एंड कोक्लियोबोलिन। अल्टरनेरिक एसिड सिक्रेट करता है अल्टरनेरिया सोलेनाई एंड कोक्लियोबोलिन इज सिक्रेटेड बाय द कोक्लियोबोलस स्पीशीज। थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज वाइवाटॉक्सिन्स। वाइवाटॉक्सिन्स जो है इन्हें डिस्कवर किया था बाय डायमंड एंड वेगेनर। अब इन दोनों में जो है वो व्हीलर कॉमन है जिन्होंने टॉक्सिन की हाइपोथेसिस दी थी, एंड जो वाइवोटॉक्सिन्स है इन्हें डिस्कवर किया था बाय डायमंड एंड वेगेनर इन 1953। अब जो वाइवोटॉक्सिन्स होते हैं ये होस्ट के अंदर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और ये पैथोजन भी प्रोड्यूस करवा सकता है। सो दे आर सिक्रेटेड इन द डिजीज होस्ट बाय ईदर द पैथोजन और द होस्ट प्लांट। ओके, तो इसकी भी जो सिग्निफिकेंस रहती है वो पार्शियल रहती है। पैथोटॉक्सिन्स की कंप्लीट सिग्निफिकेंस थी, फाइटोटॉक्सिन की कोई स्पेसिफिसिटी अभी तक डिस्कवर नहीं की गई है एज फॉर श्योर, एंड वाइवोटॉक्सिन्स जो है उनकी पार्शियल सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है रिप्रोड्यूसिबल आइसोलेशन ऑफ द टॉक्सिन फ्रॉम द इन्फेक्टेड होस्ट एंड इंडक्शन ऑफ एटलीस्ट सम ऑफ द डिजीज सिम्टम्स व्हेन इनोकुलेटेड। तो अब इसमें डिफरेंस हम देखेंगे यहाँ पे। पहला डिफरेंस आ जाता है किन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। सेकेंड डिफरेंस कि सिक्रीट कौन करता है? इसे पैथोजन करता है, ये प्लांट्स में होता है। दिस में बी बोथ, दिस इज बोथ स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक एंड दे बोथ आर नॉन स्पेसिफिक। दिस इज हैविंग द डायरेक्ट रोल इन द डिजीज प्रोडक्शन, इसका रोल स्पेसिफाइड नहीं है, और ये जो रहता है ये पार्शियल सिग्निफिकेंट रहता है। एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर टैप टॉक्सिन एंड एचएमटी टॉक्सिन, यहाँ रहता है अल्टरनेरिक एसिड एंड कोक्लियोबोलिन, एंड थर्ड में रहता है फ्यूजेरिक एसिड एंड पायरिकुलेरिया ओराइजी। अब जब हम क्वेश्चन पे आते हैं तो एक चीज तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाती है, अल्टरनेरिक एसिड जो है ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, बिकॉज अल्टरनेरिक एसिड जो है इट इज नॉट अ वाइवोटॉक्सिन, इट इज अ फाइटोटॉक्सिन। ठीक है, टेन टॉक्सिन जो है, टेन टॉक्सिन किसके अंदर आता है? अभी हमने पढ़ा था टेन टॉक्सिन आता है पैथोटॉक्सिन। ओके, फ्यूजेरिक एसिड बाय सदाशिवन, दिस इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर, बिकॉज फ्यूजेरिक एसिड अभी हमने पढ़ा है वाइवोटॉक्सिन्स में, और इसकी जो डिस्कवरी की गई है वो किसने की है? सदाशिवन ने। दस्तूर जो है इन्होंने फ्यूजेरिक एसिड की डिस्कवरी नहीं की थी। फ्यूजेरिक एसिड जो होता है दिस इज सिक्रेटेड बाय फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्म स्पीशीज।
ओके, so here are the options. First, alternaric acid by JF दस्तूर जो इन्होंने दिए. JF दस्तूर जो है, they are the Indian mycologist and plant pathologist. Alternaric acid जो भी हमने डिस्कस किया कि it is a phytotoxin and not a vivotoxin. Second, टेंटॉक्सिन. टेंटॉक्सिन जो है वो किसने दिए? ईजे बटलर. तो अब इसके अंदर दिस मे बी ट्रू, बट हमें बेसिकली किसके बारे में पूछा है? वाइवोटॉक्सिन्स के बारे में. एंड टेंटॉक्सिन बिलोंग्स टू पैथोटॉक्सिन्स. E.J. Butler is known as father of Indian plant pathology or Indian mycology. And fusaric acid by J.F. Dastoor. While fusaric acid is a vivotoxin, but J.F. Dastoor is not credited with the initial characterization of the concept of vivotoxins. तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, that is fusaric acid by T.S. Sadasivan. ओके, नेक्स्ट जो आ गया क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपके साथ PYQs में भी डिस्कस किया था कि एक क्वेश्चन जो है वो बुक एंड ऑथर से जरूर आता है. तो इसी तरीके का हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अभी. दैट इज फर्स्ट, फंजाई एंड प्लांट डिजीज बाय बीबी मूनकर. साइलोज फंगोरम बाय PA सकार्डो. सिनॉप्सिस मेथोडिका फंगोरम बाय CH परसोन. सिमा माइकोलॉजिकम EM फ्राइज. So we have to select the correct options and here all the 4 options are correct. अब एक कंफ्यूजन यहाँ रहती है बिकॉज देर आर 2 बुक्स, वन इज फंजाई एंड प्लांट डिजीज एंड सेकेंड इज फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट. तो इसे याद करने के लिए जब भी कोई 2 टर्म्स बहुत सिमिलर रहती हैं तो उसके अंदर हमें एक को बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए, हमें दोनों में डिवाइड नहीं करना चाहिए उसे, बिकॉज देन कंफ्यूजन हो जाती है. अब हम सिर्फ और सिर्फ बीबी मूनकर का याद करेंगे कि जहां पर भी प्लांट पहला हुआ लिख के आएगा तो वहां पे बीबी मूनकर जो है उसका आंसर है. तो फंजाई एंड प्लांट डिजीज, जहां डिजीज से पहले प्लांट आ गया वहां पर आंसर क्या होगा? मूनकर. सेकेंड इज PA सिकार्डो. सिकार्डो जो है इन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी, तो जब हम कोनिडियल बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन देखते हैं तब वो किसने दी थी? PA सिकार्डो ने. तो इनकी बुक का नाम है साइलोज फंगोरम. थर्ड इज Synopsis Methodicा Fungorum by CH Persoon and Systema Mycologicum by EM Fry. अब इन साइंटिस्ट के बारे में कुछ देख लेते हैं. तो बीबी मूनकर जो है इन्होंने इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया था और इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी से जो जर्नल निकलती है दैट इज इंडियन फाइटोपैथोलॉजी. ओके, साइलोज फंगोरम बाय PA सकार्डो. इन्होंने 25 वॉल्यूम्स जो हैं वो इसके रिलीज किए थे. 25 वॉल्यूम वर्क कैटलॉगिंग नॉन फंजाई और फंगल टेक्सोनॉमी के अंदर इसकी क्लासिफिकेशन की जो रेफरेंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड इज H परसोन एंड फोर्थ है सिस्टेमा माइकोलॉजिकम EM फ्राइज. और EM फ्राइज को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ लीनियस ऑफ माइकोलॉजी एंड फादर ऑफ सिस्टेमिक माइकोलॉजी. ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है टाइटल्स, दैट लीनियस ऑफ माइकोलॉजी एंड फादर ऑफ सिस्टेमिक माइकोलॉजी किसको बोला जाता है? EM फ्राइज को. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच. तो अब इसमें हमें जो मेजर एपिडेमिक्स है उन्हें उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म के साथ प्लस जिस कंट्री में वो एपिडेमिक आया है या जहां से आया है से हमें मैच करना है. तो मेजर कॉम्बिनेशन जो है वो हमें देखना है यहाँ पे. फर्स्ट इज बंगाल फेमिन बाइपोलरिस और आईजी इंडिया. तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो बंगाल फेमिन था वो कब आया था? इन 1942 एंड 1943 इंडिया के अंदर, एंड दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस. ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस किसकी वजह से होती है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी और जिसे हम कहते हैं बाइपोलरिस ओराइजी, राइट. इसकी जो परफेक्ट स्टेज है दैट इज कोक्लियोबोलस मियाविनस. और ये कोक्लियोबोलस मियाविनस जो होता है ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है दैट इज कोक्लियोबोलिन. ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस caused by बाइपोलरिस. फॉर्मली इट वाज नोन एज हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी इन इंडिया. तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड ऑप्शन है कॉफी रस्ट हेमिलिया वास्टाट्रिक्स एंड श्रीलंका. तो कॉफी रस्ट का जो एपिडेमिक आया था वो किसकी वजह से आया था? हेमिलिया वास्टाट्रिक. दिस इज आल्सो अ फंजाई इन श्रीलंका. सीवियरली इम्पैक्टेड कॉफी कल्टीवेशन इन दी श्रीलंका. तो इसके अंदर मेजर जो सिटी पहले इसको क्या बोला जाता है? सिलोन बोला जाता है. थर्ड इज व्हीट रस्ट. ओके, व्हीट रस्ट किसकी वजह से होते हैं? पक्सीनिया ग्रामिनिस फॉर्मस स्पेशलिस्ट ट्रिटिसाई. अब ये स्पेसिफिक कौन सी रस्ट है? दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक रस्ट जिसे हम बोलते हैं स्टेम रस्ट. ओके,
सेकंड होती है ब्राउन रस्ट। ब्राउन रस्ट का नाम क्या होता है? पक्सीनिया ग्रामिनिस फॉर्मा स्पेशलिस रेकंडिटा। एंड थर्ड इज द येलो रस्ट का नाम होता है पक्सीनिया ग्रामिनिस फॉर्मा स्पेशलिस स्ट्राइफॉर्मिस, क्योंकि उसे हम स्ट्राइप रस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन इज सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट हेलमिंथोस्पोरियम टर्सिकम यूएसए। अब यहाँ पर ये रह जाता है गलत, बिकॉज हम कॉर्न के अंदर दो मेजर तरीके की लीफ ब्लाइट पढ़ते हैं। वन इज सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट, सेकंड इज नदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट। जो सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट होती है दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी एंड द नदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट इज कॉज्ड ड्यू टू हेलमिंथोस्पोरियम टर्सिकम। तो यहाँ ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है बिकॉज इन्होंने कौन सा पूछा आपसे? सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट एंड is caused due to the Helminthosporium oryzae। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है दैट इज रेस टी, जिसको आप जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जब हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी हम पढ़ते हैं टेक्सास साइटोप्लाज्म, दैट इज ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रेस CMSP। ओके, so this is the causal organism of northern corn leaf blight, not southern corn leaf blight। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कैप्टान वाज फर्स्ट रिपोर्टेड एज द फंजीसाइड इन 1952। अब इसके अंदर हम 3-4 पॉइंट कैप्टान से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। कैप्टान का नाम हम सबको पता है बिकॉज जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं या जब भी हम स्पेशली सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं तब उसमें हम क्या यूज कर लेते हैं? कैप्टान। तो कैप्टान और थायरम बहुत बेसिक वर्ड रहता है जो हमारे दिमाग में रहता है कि अगर हमें कोई मैनेजमेंट ध्यान नहीं आया और अगर वो सीड बोर्न डिजीज है देन विल ट्रीट इट विद द कैप्टान और थायरम। तो कैप्टान से रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ। कैप्टान को सबसे पहले एज द फंजीसाइड 1952 के अंदर किसने रिपोर्ट किया था? AR किटलसन। और की वजह से बाद में इनकी जब डेथ हो गई थी तो कैप्टान को किस और नाम से भी जाना जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज किटलसन किलर। ओके, 1952 में से रिपोर्ट किया गया था, AR किटलसन ने किया था एंड आफ्टर हिज डेथ इट इज ऑल्सो नोन एज द किटलसन किलर। अब इसके अलावा जो टिस्टिल है इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? टिस्टिल प्ले मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ डायोथायोकार्बोमेट्स फंजीसाइड्स लाइक थिराम एंड जिराम। तो मेनली हम देखो 3 मेजर फंजीसाइड्स की हम बात कर रहे हैं, कैप्टान, थायरम एंड जिराम। कैप्टान जो है इसको किसने रिपोर्ट किया था? सबसे पहले किटलसन ने। और थायराम और जो जिराम है इसे सबसे पहले किसने किया था? टिस्डेल ने। और थिराम और जिराम जो है ये कौन सी कैटेगरी ऑफ फंजीसाइड्स में आते हैं? दे कम अंडर द डाइथायोकार्बोमेट फंजीसाइड। ओके, नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ एसोसिएटेड डिजीज एंड देयर साइंटिस्ट। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज ट्यूलिप मोज़ेक। तो जब भी हम ट्यूलिप मोज़ेक की बात करते हैं तो हमारे कौन सा कंसेप्ट दिमाग में आता है? प्लांट वायरोलॉजी का, बिकॉज प्लांट वायरोलॉजी की जो हिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं दैट इज बिगिन फ्रॉम द ट्यूलिप मेनिया। ट्यूलिप मेनिया में क्या हुआ था? ट्यूलिप्स के अंदर वेरीगेटेड फ्लावर्स दिखे थे। वेरीगेटेड फ्लावर्स, वेरीगेटेड फ्लावर्स का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर डिफरेंट कलर्स के, वॉयलेट, व्हाइट, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो फ्लावर्स दिखे थे। तो उस टाइम ये किसी को नहीं आइडिया था कि दैट इज ड्यू टू एनी वायरस, बिकॉज वायरस की तब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी। और इसकी वजह से, इस वेरीगेटेड फ्लावर की वजह से, ऑल्दो इट वाज अ डिजीज सिम्टम, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली देखने में ये फ्लावर्स जो है ये नॉर्मल ट्यूलिप के फ्लावर से बहुत ज्यादा सुंदर दिखते थे, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था ग्रोवर्स को। Later on, it was found that it was due to the symptoms of the viral infection. Second is, अब ये तो ट्यूलिप मोज़ेक की हमने बात कर ली, बट इट वाज नॉट कवर्ड बाय स्मिथ। स्मिथ का कंट्रीब्यूशन आता है बट बहुत लेट आता है, लेकिन ट्यूलिप मेनिया जब डिस्कवर हुआ था उस पर स्मिथ कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका जाता है गलत। सेकेंड इज कॉन्स्टेंट HT रिकेट। अब कांस्टेंट जो है, दिस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द स्पाइरोप्लाज्मास, राइट? लेकिन रिकेट्स जो है इन्होंने क्या बताया था? दे टोल्ड अबाउट द RLOs, दैट इज रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इनका स्पाइरोप्लाज्मा की डिजीज से कोई रिलेशन नहीं है, सो दिस ऑप्शन इज आल्सो। थर्ड इज क्लब रूट ऑफ क्रूसिफर्स बाय MS वोरोनिन, परफेक्टली करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि क्लब रूट ऑफ क्रूसिफर्स जो है दैट इज कॉज्ड बाय द
प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, और इसके अंदर ही एमएस वॉरोनिन ने इसे डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से इसके अंदर जो हमें बॉडीज मिलती हैं उनका नाम क्या रखा जाता है, वॉरोनिन बॉडीज। वॉरोनिन बॉडीज का बेसिकली काम क्या होता है, वॉरोनिन बॉडीज का काम होता है कि जो जहाँ पर भी इंजरी का पॉइंट है उस जगह पर जाकर ये बॉडीज एक्यूमुलेट हो जाती हैं और वहां से जो प्रोटोप्लाज्म है उसके लॉस को प्रिवेंट करती हैं। तो वोरोनिन बॉडीज का जो नाम रखा गया दैट इज बाय द नेम ऑफ एमएस वोरोनिन, जिन्होंने किसको डिस्कवर किया था, क्लब रूट ऑफ क्रूसिफर्स कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, एंड दे आर द ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। फोर्थ इज पर्सी डिजीज इन ग्रेप वाइन बाय द डिनर। सो ये थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ में क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज पर्सी डिजीज ऑफ ग्रेप वाइन जो है वो बिलोंग करती है फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया के। फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनकी जो ग्रोथ रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होती है, जो बहुत ही स्पेसिफिक, हम कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स के अंदर ही वो ग्रो हो सकते हैं, यानी कि वो किसी भी मीडिया पर ग्रो ऐसे नहीं करते, बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अंदर ही उनकी ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन। डिनर का नाम जो है ये हम कहाँ पढ़ते हैं, लियो डिनर ने डिस्कवरी किसकी की थी, थायराइड की। तो ये कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल गलत है, तो करेक्ट आंसर विल बी क्लब रूट ऑफ क्रूसिफर बाय एमएस वोरोनिन। इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ नोट कर दी है। लाइक ट्यूलिप मोज़ेक, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस मिथ, ओके, बिकॉज इसके फर्दर जाके जब वायरस की डिस्कवरी शुरू हुई थी तब जो मेजर नाम हम पढ़ते हैं दैट इज इवानोविस्की, एमडब्ल्यू बेजरनिक और स्टैनले की बात करते हैं। स्टैनले जिन्होंने वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था, और कई जगह ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो क्रिस्टलाइजेशन किया गया था वो किसकी हेल्प से किया गया था, तो दैट इज बाय द अमोनियम सल्फेट। सेकेंड, कांस्टेंट देखा हमने। कांस्टेंट जो है एच.टी. रिकेट्स हैं, दे आर नोन फॉर हिज वर्क ऑन द रिकेट्सिया ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और रिकेट्सिया ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, जो कि रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर जो है कॉज करते हैं, जबकि कांस्टेंट जो है दैट इज कॉज्ड बाय द स्पाइरोप्लाज्मा एंड दैट इज अ मॉलिक्यूल। तो आई थिंक 2022 के एग्जाम के अंदर एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, जिसके अंदर इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पर लाइक फाइटोप्लाज्मास एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इस तरीके से रखे थे, एंड कॉलम बी के अंदर इन्होंने क्या रखी थी, उनकी क्लासेस रखी थी लाइक मॉलिक्यूल्स, फर्मिक्यूल्स। तो उस मैच द फॉलोइंग के अंदर उसे मैच करना था, तो हियर स्पाइरोप्लाज्मा बिलोंग्स टू द मॉलिक्यूल्स, ओके, और जो ग्राम पॉजिटिव ये बैक्टीरियाज आ जाते हैं दैट बिलोंग टू द फर्मिक्यूल। ओके, थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास दैट इज क्लब रूट ऑफ क्रूसिफर्स एंड एमएस वोरोनिन। तो ये एक बिल्कुल करेक्ट मैच है। एमएस वोरोनिन, मिखेल एस वोरोनिन फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द पैथोजन, कौन सा पैथोजन है, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, एंड दैट कॉजेज द क्लब रूट ऑफ क्रूसिफर इन 1877। एंड फोर्थ इज पर्सी डिजीज ऑफ ग्रेपवाइन, so this is caused by the fastidious vascular bacteria that is Xylella fastidiosa। तो जब भी हम इस तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो उससे क्या होता है, बेसिकली हम जब चार ऑप्शन की बात करते हैं तब हम एक तरीके से चार मेजर फैक्ट्स कह सकते हैं या चार मेजर कंसेप्ट्स की बात करते हैं। इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल आंसर, इट्स अबाउट द 4 डिफरेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आ जाते हैं पर्सी डिजीज ऑफ ग्रेप वाइन, तो दैट इज कॉज्ड बाय Xylella fastidiosa, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको ध्यान रखना, और डीनर का रोल हमने किसमें देखा है, इन द डिस्कवरी ऑफ थायराइड। ओके, एंड वन मोर थिंग कि जो एक पर्सी डिजीज ऑफ ग्रेप वाइन है दैट इज कॉज्ड बाय दिस Xylella fastidiosa, इट इज ट्रांसमिटेड बाय द लीफ होपर। तो वेक्टर भी आप नोट कर सकते हैं, दिस इज ट्रांसमिटेड बाय, ओके। सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच बिटवीन द डिजीज और डिसऑर्डर एंड इट्स कॉज। ओके, तो इसके अंदर आपको चार यहाँ पे डिजीज या डिसऑर्डर दिए गए हैं एंड इन फ्रंट उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म दिया गया है, तो हमें रॉन्ग मैच सेलेक्ट करना है। फर्स्ट इज बिटर पिट ऑफ एप्पल एंड दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द कैल्शियम डेफिशिएंसी, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सेकंड इज फ्लोएम नेक्रोसिस ऑफ कॉफी एंड दे टोल्ड दैट इट इज कॉज्ड ड्यू टू द फंजाई, जो कि ऑप्शन गलत है, बिकॉज फ्लोएम नेक्रोसिस ऑफ कॉफी जो है दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द फाइटोमोनास लेप्टोस्पिरोसम, and this is a protozoa, not a fungi. Okay, so phloem necrosis of coffee is caused due to the Phytomonas leptobacillum and this is a protozoa. तो ये एक important आपको ध्यान रखना है, causal organism।
Next is black tip of mango. Black tip of mango is caused due to the sulfur toxicity and rust of tea that is caused due to algae, और उस algae का नाम क्या है? Cephalosporus virescens. तो यहाँ पे जो दो मेजर है, ये दो आपके डिसऑर्डर्स हो गए हैं. And phloem necrosis of coffee that is caused due to a protozoa named Phytomonas leptobacillum. Next, tetracyclines are effective against. अब इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके अंदर हमें ये ध्यान देना होता है कि इट मे बी पॉसिबल कि एक से ज्यादा ऑप्शंस जो है वो सूटेबल बैठ रहे हैं, लेकिन हमें जो देखना है मेजर कि ऐसा कौन सा उनमें से ऑप्शंस है जिसके लिए वो कंप्लीटली, हम कह सकते हैं ना कि कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कंप्लीटली एग्रीबल, की कोई एक्सेप्शंस नहीं है उस केस के अंदर. तो वो चीज हमें देखनी है. जैसे हम कह सकते हैं कि अब जो टेट्रासाइक्लिन है, ये जो एंटीबायोटिक है, ये बेसिकली एक्ट करती है प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर. ओके, सो अब ये प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर सकती है, दैट्स फाइन. सेकंड है प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड सम फंजाई. तो फंजाई के अगेंस्ट ये नहीं कर सकती, बिकॉज फंजाई के अगेंस्ट एंटीबायोटिक का रोल नहीं रहता है, तो सेकंड आपका गलत है. थर्ड चीज है फेस्टिडियस बैक्टीरिया एंड फोर्थ है प्लांट पैथोजेनिक माइकोप्लाज्मा. तो इनके अगेंस्ट भी नहीं इतना मेजर रोल इसका कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, बट मेजरली अगर हम देखें तो होने को ये बैक्टीरिया भी आंसर हो सकता है. लेकिन यहाँ पर हम मेजरली देखेंगे कि ये सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है किसके लिए शो कर रही है. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती. फाइटोप्लाज्मा स्पाइरोप्लाज्मा के पास सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है. ये हमने पीवाईक्यूज में भी डिस्कस किया था कि माइकोप्लाज्मा लैक द सेल वॉल, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो इनके अगेंस्ट काम नहीं कर पाती, बिकॉज पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का जो मोड ऑफ एक्शन रहता है वो सेल वॉल के ऊपर रहता है, और इनके पास सेल वॉल की एब्सेंस होती है, जिसकी वजह से ये इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं. तो इनके लिए जो इफेक्टिव एंटीबायोटिक होती है दैट इज टेट्रासाइक्लिन. तो यहाँ पर अगर हम मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस देखेंगे, सो दैट इज माइको. नेक्स्ट, एग्रीमाइसिन 100 इज अ मिक्सचर ऑफ. तो ये बेसिकली एंटीबायोटिक का एक कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है. तो एग्रीमाइसिन 100 जो है ये मिक्सचर है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, या जिसे हम कह सकते हैं टेरामाइसिन. तो अगर ऑप्शंस के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो देन आल्सो इट इज करेक्ट. स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन हो देन आल्सो इट इज करेक्ट. तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेरामाइसिन. तो यहाँ पर ये क्या है? दिस इज नॉट टेट्रासाइक्लिन, ये है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन. Okay, so agrimycin 100 is a combination of streptomycin and oxytetracycline. Next, the most important factor in the multiplication of plant pathogenic bacteria is temperature, relative humidity, rainfall. अब यहाँ पर इन तीन ऑप्शंस के अंदर बहुत मेजर कंफ्यूजन रहती है क्योंकि तीनों ही वाटर रिलेटेड हो गए यहाँ पे. बट अब ये चीज आप देखिए इसके अंदर कि जब हम मॉइस्चर की बात करते हैं तो मॉइस्चर इज अ ब्रॉड टर्म. तो मॉइस्चर के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी आ जाएगी, ये पैरामीटर भी इंक्लूड होता है, रेनफॉल का पैरामीटर भी इंक्लूड होता है. तो जब इस तरीके से हो तो अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने मॉइस्चर इंक्लूड कर दिया तो ये दो पैरामीटर्स उसके अंदर ही इंक्लूड हो गए. तो इसीलिए जो आंसर हम रखेंगे दैट विल बी मॉइस्चर. ओके, तो अब बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया को जब भी अपनी मूवमेंट करनी होती है या मल्टीप्लिकेशन करना होता है या एंट्री करनी होती है, दे नीड अ फ्यू अमाउंट, और हम कह सकते हैं कि फ्री वाटर या एटलीस्ट अ फिल्म ऑफ वाटर उन्हें चाहिए अपनी मूवमेंट के लिए, अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए या होस्ट के अंदर एंट्री के लिए. और ये चीज भी हमने डिस्कस की हुई है कि जो बैक्टीरिया है दे आर द पैसिव इन्वेडर्स. तो ये खुद कोई एक इन्फेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो पेनिट्रेशन के लिए नहीं बनाते हैं. इनको इधर कोई नेचुरल ओपनिंग्स चाहिए लाइक स्टोमेटा, हाइडाथोड्स, लेंटिसेल्स या नेक्टराथोड्स, और इधर इन्हें कोई इंजरी चाहिए, वुंड चाहिए, एंड दैट कुड बी थ्रू द इंसेक्ट वेक्टर्स या फिर कोई मैकेनिकल तरीके से. इसको एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट या फ्रूट्स के अंदर जब हम देखते हैं कि अगर प्रूनिंग की जाती है या कोई भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड किया जाता है तो वहां पे किसी भी तरीके की इंजरी मेजर ना रहे, क्योंकि इंजरी के वजह से यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाए. ओके,
तो है विदाउट द सफिशिएंट मॉइस्चर बैक्टीरियल पॉपुलेशन ऑन प्लांट सर्फेसेस कैन नॉट इजिली मल्टीप्लाई और इन्फेक्ट, इसलिए बैक्टीरियल प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर होगा दैट विल बी मॉइस्चर. ओके, next is the first idea of mycotoxin came from the England due to the turkey eggs disease in the ear. अब इसके अंदर इन्होंने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा है या फिर हम कह सकते हैं कि एपिडेमिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा है इन्होंने. अब इन्होंने डायरेक्टली एफ्लाटॉक्सिन्स की बात नहीं की या इन्होंने ग्राउंडनट से रिलेटेड बात नहीं की. इन्होंने डायरेक्टली बात की है कि माइकोटॉक्सिन का जो सबसे आइडिया आया था वो कहाँ से आया था? इंग्लैंड से. किसकी वजह से आया था? टर्की डिजीज की वजह से. और ईयर क्या था? दैट वाज 1960. ओके, इसके बारे में देखते हैं हम. तो सबसे पहले जब माइकोटॉक्सिन्स के बारे में रिसर्च स्टार्ट हुई थी दैट वाज बिकॉज ऑफ दी, क्योंकि 1960 के अंदर एनिमल्स के अंदर और ह्यूमन के अंदर जो हेल्थ कंसर्न था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था. किसकी वजह से ये इशू रहा था इंग्लैंड में? दैट वाज ट्रिगर्ड बाय द टर्की एक्स डिजीज. अब इसमें हुआ क्या था? इसको टर्की एक्स क्यों बोला गया था? बिकॉज इसके अंदर अराउंड 1 लाख ऑफ टर्की बर्ड्स की जो है वो डेथ हुई थी बहुत सडन तरीके से. फिर इसके अंदर जब इन्होंने रिसर्च की तो ये लेटर फाइंड आउट किया गया कि एस्परजिलस फ्लेवस नाम का जो फंगस है उसने एक टॉक्सिन कंपाउंड बनाया था जिसे हम एफ्लाटॉक्सिन्स कहते हैं, जिसकी वजह से जो पीनट मील है उन टर्कीज को दी गई उसके अंदर वो कंप्लीटली टॉक्सिसिटी हो गई या कंटामिनेशन आ गया वहां पे, और जिसकी वजह से यहाँ पर 1 लाख टर्की की डेथ हो गई. ठीक है, एंड इसके बाद फिर फर्दर जो माइकोटॉक्सिन्स की स्टडी की गई थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी. जैसे कि फ्यूजेरियम के अंदर भी हम कई तरीके के DON लाइक हम माइकोटॉक्सिन्स की स्टडी करते हैं. अब रिसेंटली क्रॉप्स के अंदर जो भी सिमिलर प्लांट के साथ साथ एनिमल और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. तो इसके अंदर अब हमें कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है? सबसे पहले माइकोटॉक्सिन्स की सबसे पहले स्टडी जो की गई थी वो कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? इंग्लैंड में स्टार्ट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसकी वजह से हुई थी? ड्यू टू द टर्की एक्स डिजीज. और ये टर्की एक्स डिजीज इसको सबसे पहले कब आइडिया इसका सबसे पहले कब आया था? दैट इज इन 1960. किसकी वजह से हुई थी? एफ्लाटॉक्सिन की वजह से. एफ्लाटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? एस्परजिलस फ्लेवस प्रोड्यूस करता है. किसमें? ग्राउंडनट के अंदर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एल्ब्यूगो कैंडिडा कोनिडियोस्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड इन व्हिच मैनर? तो अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या समझना है कि एल्ब्यूगो कैंडिडा. एल्ब्यूगो कैंडिडा के बारे में कुछ चीजें अगर हम रिलेट करें तो एल्ब्यूगो कैंडिडा क्या कॉज करता है? एल्ब्यूगो कैंडिडा कॉज करता है वाइट रस्ट ऑफ पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरी चीज ऑब्लिगेट पैरासाइट. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये बिलोंग करता है ओमाइट. ओके, ठीक है. अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर कोनिडियोस्पोरेंजिया की जो एक अरेंजमेंट होती है वो किस सेंस में होती है? तो दैट इज इन बेसिपिटल सक्सेशन. अब बेसिपिटल और एक्रोपिटल सक्सेशन क्या होता है ये देखिए. In Albugo candida, which causes the white rust or the blisters, the conidiosporangia are produced in the basipital succession. Basipital succession का मतलब होता है कि जो older यहाँ पे sporangium रहेंगे वो रहेंगे यहाँ पर टॉप पे, एंड जो यंगर बनेंगे दैट विल बी ऑन दी बेस. यानी इस तरीके से यंगर स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन जो होगा वो डाउनवर्ड मूवमेंट में होगा कि ओल्ड जो है वो ऊपर रहेंगे और न्यू जो है वो बेस की तरफ बनेंगे. इसके वाइस वर्सा जो होता है दैट इज एक्रोपिटल, जिसके अंदर जो ओल्डर स्पोरेंजियम होते हैं बेस पे रहते हैं और जो यंगर स्पोरेंजियम बनते हैं दैट मूव टुवर्ड्स दी टिप. So this is the acropital succession and this is basipital. यहाँ पर आप एल्ब्यूगो कैंडिडा के केस में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लार्जर आपको ओल्डर स्पोरेंजियम दिख रहे हैं यहाँ हमें ऊपर टॉप की तरफ दिख रहे हैं और जो यंगर स्मॉल स्पोरेंजियम बनते जा रहे हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स दी बेस. ओके, सो एल्ब्यूगो कैंडिडा के अंदर किस तरीके का सक्सेशन होता है? बेसिपिटल सक्सेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोरेंजियोफोर्स ऑफ प्लाज्मोपोरा आर ब्रांच. अब ये जो दो टॉपिक की हम बात करेंगे, एक अब बात करेंगे एक हम आगे भी बात करेंगे. इसके अंदर दो मेजर टॉपिक जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप माइकोलॉजी की बात करते हो. सबसे पहले
प्लाज्मोपरा बिलोंग्स टू द डाउनी मिल्ड्यू फंजाई। तो डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई के अंदर दो मेजर क्लासिफिकेशंस आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। फर्स्ट चीज, तो डाउनी मिल्ड्यू के अंदर जब स्पोरेंजियोफोर की ब्रांचिंग के बेसिस पर जब जेनस को डिवाइड किया गया, डिफरेंट डाउनी मिल्ड्यू जो 5 या 6 जेनस हैं उनकी क्लासिफिकेशन की गई है बेस्ड ऑन द ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ स्पोरेंजियोफोर। एंड जब हम आगे पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर बात करेंगे तो पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर जो क्लासिफिकेशन की गई है दैट आर बेस्ड ऑन दी क्लिस्टोथीशियल अपेंडेजेस। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि क्लिस्टोथीशियल अपेंडेजेस कौन से बनते हैं, फिर उनके अंदर हम ये देखते हैं कि एसआई क्या वो मल्टीपल एसआई बनता है या सिंगल एस्कस का फॉर्मेशन होता है, और इसके बेसिस पर लाइक 5 to 6 जेनर ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई को क्लासिफाई किया जाता है। तो अब इन दो टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं डाउनी मिल्ड्यू फंजाई की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इन्होंने पूछा है हमसे प्लाज्मोपेरा के बारे में, तो हम सारे जीनस को यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास बेसिडियोफोरा। ओके, अब यहाँ पिक्चर में आप बहुत क्लियरली इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या रहती है, सबसे पहले इसका जो स्पोरेंजियोफोर होता है। अब जब भी हम कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर की बात करते हैं तो जो ये PHORE ये जो टर्म है इसका मतलब होता है हाइफी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ऐसे स्पेशलाइज्ड हाइफी दैट बियर द स्पोरेंजियम इज नोन एज द स्पोरेंजियोफोर। और जब हम कोनिडिया के केस में बात करते हैं तो दैट स्पेशलाइज्ड हाइफी दैट बियर्स द कोनिडिया आर नोन एज द कोनिडियोफोर। ओके, तो यहाँ पर जो ये स्पोरेंजियोफोर है की शेप कैसी है, क्लब शेप्ड है। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर क्या है, क्लब शेप्ड स्पोरेंजियोफोर है। सेकेंड चीज, यहाँ पर जो स्टेरिगमेटा बन रहे हैं, स्टेरिगमेटा हम बेसिडियोमाइसीट्स में भी पढ़ते हैं। बेसिकली पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं इस तरीके की, और वहाँ बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर हम देख रहे थे कि ये पॉइंटेड स्टेरिगमेटा बनते हैं और इसके ऊपर बनते हैं बेसिडियोस्पोर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्लब शेप स्पोरेंजियोफोर है जिसके ऊपर माइन्यूट स्टेरिगमेटा बनते हैं। तो इसके अंदर स्टेरिगमेटा जो है वो बहुत माइन्यूट बनते हैं और उसके ऊपर बियर होता है क्लब शेप यहाँ पे राउंड स्पोरेंजियम। तो बेसिडियोफोरा जो है इसके अंदर क्या मेजर ध्यान रखना है कि क्लब शेप का स्पोरेंजियोफोर बन रहा है, स्टेरिगमेटा माइन्यूट बन रहे हैं और उसके ऊपर टॉप पे हमारे क्या लगा हुआ है, स्पोरेंजियम। सेकेंड जीनस है यहाँ पे स्क्लेरोस्पोरा। इसका हम नाम पढ़ते हैं डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा के अंदर स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। इसके क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं कि इसका लॉन्ग एंड स्टाउट हाइफी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग एंड स्टाउट, यानी कि इसकी विड्थ जो है वो बहुत ज्यादा है, स्टाउट हाइफी है इसका। और इसकी जो आगे जाके ब्रांचेस बन रही है, इसमें हमें कोई ब्रांचेस नहीं दिख रही थी, इसमें एक सिंगल स्पोरेंजियोफोर जाता है और उसके ऊपर एक सिंगल स्पोरेंजियम बियर है। लेकिन यहाँ पे स्क्लेरोस्पोरा के केस में लॉन्ग एंड स्टाउट स्पोरेंजियोफोर है और इसके ऊपर आपको ब्रांचिंग पैटर्न दिखेगा जिसके ऊपर हमें स्पोरेंजियम टिप्स पे दिखते हैं। थर्ड जीनस की जब हम बात करते हैं यहाँ पे दैट इज प्लाज्मोपेरा, जिसका क्वेश्चन भी अभी आपसे पूछा है। तो प्लाज्मोपेरा के केस में क्या रहता है कि ब्रांचेस या जो डिवीजन होता है दैट इज एट द राइट एंगल्स, या हम कह सकते हैं नियरली राइट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ब्रांचिंग होगी दैट इज अबाउट नियरली 19 डिग्री। ठीक है, नियरली 90 डिग्री है, नियरली राइट एंगल्स के ऊपर इनकी ब्रांचिंग होती है। ओके, एंड ऊपर जाके जब आप टिप पे देखते हो तब यहाँ पर एक इस तरीके से सब डिविजन्स हो जाते हैं, स्टेरिगमेटा बनते हैं और उनके ऊपर बनता है स्पोरेंजियम। नेक्स्ट इज पेरेनोस्पोरा, इसकी कई सारे हम स्पीशीज की फर्दर बात करते हैं, जैसे पेरेनोस्पोरा सबटेरेनिया हो गया। तो इसके अंदर क्या रहती है, मेनली डाइकोटोमसली ब्रांचिंग रहती है। डाइकोटोमसली ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है, जब एक ब्रांच से फर्दर दो ब्रांचेस निकलती हैं तब उसे कहा जाता है डाइकोटोमसली ब्रांचिंग। ये हम पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर भी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी किस तरीके से हमें इस तरीके से डाइकोटोमसली ब्रांचिंग जो है फॉर्म में अपेंडेजेस के अंदर दिखेगी। तो डाइकोटोमस का मतलब होता है व्हेन अ सिंगल ब्रांच गेट डिवाइडेड इनटू द टू ब्रांचेस, दैट इज द डाइकोटोमसली ब्रांचिंग। तो यहाँ पर क्या रहती है, यहाँ 90 डिग्री पे था, यहाँ पर डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होती है लेकिन एक्यूट एंगल्स होते हैं, दैट इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये इसका मेजर फीचर रहता है। एंड लास्ट इज द ब्रीमिया। ब्रीमिया के अंदर क्या दिखता है आपको, इसके भी डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होती है, लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि ऊपर जाके यहाँ पर क्या बनती है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, यहाँ पर जाके क्या बन जाती है, कप शेप्ड एपोफाइसिस बनती है जिसके ऊपर 4 स्टेरिगमेटा होंगे। तो यहाँ स्पेसिफाइड कर दिए कि यहाँ पर ब्रांचिंग की एंड में एक कप शेप्ड एपोफाइसिस बनता है जिसमें 4 स्टेरिगमेटा जो है
मिलते हैं जिसके ऊपर स्पोरेंजियम जो है वो लगे रहते हैं। अब जल्दी से हम सारे के सारे जीनस को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बेसिडियोफोरा जिसके अंदर क्लब शेप का स्पोरेंजियोफोर है एंड ऊपर हमें क्या मिल रहा है, माइन्यूट टेरिगमेटा और ऊपर स्पोरेंजियम लगा हुआ है। नेक्स्ट इज क्लेरोस्पोरा जिसके अंदर लॉन्ग और स्टाउट स्पोरेंजियोफोर है एंड अब जाके यहाँ पर ब्रांचिंग रहती है। अब टिप पे क्या है, स्पोरेंजियम। थर्ड हमने पढ़ा प्लाज्मोपोरा के अंदर जो डिवीजन या जो ब्रांचेस होती है, ब्रांचिंग होती है, वो नियरली 90 डिग्री या नियरली राइट एंगल्स पर होती है। पेरेनोस्पोरा के केस में डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होती है और एक्यूट एंगल्स के ऊपर होती है। और ब्रीमिया के केस में क्या होता है, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग है और ब्रांचेस के ऊपर एक्सपेंड होकर यहाँ पे क्या बनता है, कप शेप्ड एपोफाइसिस और जिसके ऊपर 4 स्टेरिगमेटा होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following has 2 types of sporangia in their life cycle। अब यहाँ पर ऑप्शन है सिनकाइट्रियम, एलोमाइसिस, मोनोब्लीफेरिस एंड एल्ब्यूको। ओके तो 2 टाइप ऑफ स्पोरेंजिया हमें किसके अंदर मिलते हैं, एलोमाइसिस। अब देखते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो 2 टाइप ऑफ स्पोरेंजिया, एक होता है थिन वॉल्ड जूस स्पोरेंजिया that may be colorless or orange and second होता है thick walled resting sporangia that is reddish brown due to the presence of the melanin pigment। The thin walled zoosporangia give rise to the motile zoospores that germinate and grow into another sporophyte। The resting sporangia undergo meiosis at germination and give rise to the haploid zoospore that will germinate and grow into the gametophytes। तो अब इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिली यहाँ पे कि 2 तरीके के स्पोरेंजिया हैं। One is thin sporangia, second is thick sporangia। जो thin sporangia है उसका मेजर जो रोल है हमारे पास that is in the production of motile zoospores। ओके एंड थिक जो है इनका क्या होता है कि ये आगे फर्दर मियोसिस में रोल प्ले करते हैं बिकॉज रेस्टिंग स्ट्रक्चर आ गई है, मियोसिस करते हैं, आगे फर्दर जर्मिनेट होकर फ्लोइड ज़ूस्पोर्स बनाते हैं। इससे स्पोरोफाइट बन जाता है, इसमें मियोसिस है तो इससे आगे क्या बन जाता है, गैमेटोफाइट बन जाता है। तो ये 2 तरीके के स्पोरेंजिया जो है कि हमें किस कहते हैं, एलोमाइसिस। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं इस तरीके से, ये थिन वॉल्ड स्पोरेंजियम है और ये है थिक वॉल्ड स्पोरेंजियम। तो ये दोनों हमें किसके अंदर मिल रहे हैं, एलो। ओके चलिए द ज़ूस्पोर इन सिनकाइट्रियम इज, अब हमें बात किसके बारे में करनी है, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के बारे में। तो सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम ये किससे बिलोंग करता है, कैट्रिडियो, हम कह सकते हैं कैट्रिडियोमाइसिटी। अब इनके जो ज़ूस्पोर है, अब हमने अर्लियर बात की हुई है ओमाइकोटा के बारे में जिसके अंदर हमें मिलते हैं बाई फ्लैजिलेटेड हेटेरोकॉन्ट, बाई फ्लैजिलेटेड हेटेरोकॉन्ट जिसमें क्या होता है कि एंटीरियर साइड पर हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पे थ्रेड लाइक शेप टिंसल फ्लैजिला एंड पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है विप्लैश फ्लैजिला। ओके सो बाई फ्लैजिलेटेड हो गया। हेटेरोकॉन्ट का मतलब होता है जब हमें 2 डिफरेंट तरीके के फ्लैजिलास जो है वो यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ओमाइकोटा में बाई फ्लैजिलेटेड हेटेरोकॉन्ट ज़ूस्पोर्स होते हैं और सिनकाइट्रियम के केस में क्या होता है, यहाँ पे पोस्टीरियरली यूनिफ्लैजिलेटेड। तो यहाँ पे कौन सा ज़ूस्पोर प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियरली यूनिफ्लैजिलेटेड, और जो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है दैट इज विप्लैश फ्लैजिला। ओके तो सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिक के केस में हमें क्या मिलता है, सिंगल विप्लैश फ्लैजिला ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द ज़ूस्पोर। नेक्स्ट इज मिक्सोमाइस्टिस फंजाई आर आल्सो नोन एज, तो मिक्सोमाइस्टिस फंजाई को हम क्या बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर नोन एज मिक्सोमाइस्टिस, या फिर हम कह सकते हैं कि मिक्सोमाइस्टिस फंजाई आर आल्सो स्लाइम मोल्ड्स। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस के अंदर क्या है कि मिक्सोमाइसिट्स को हम किस नाम से जानते हैं, स्लाइम मोल्ड्स,
दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ट्रू फंजाई एंड आर क्लासिफाइड विद इन, तो ये हमारी डिफरेंट क्लास बन जाती है जिसके अंदर हम क्लासिफाई करते हैं उसे प्रोटिस्टा, characterized by their amoeboid vegetative stage plasmodium and spore bearing fruiting bodies. तो मिक्सोमाइस्टीज के अंदर जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो अमीबॉइड वेजिटेटिव स्टेज, या जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम स्टेज प्रेजेंट होती है, एंड सेकंड इज द स्पोर प्रोड्यूसिंग फ्रूटिंग बॉडीज। इसके अलावा जो ब्रेड मोल्ड है हमारे पास, तो ब्रेड मोल्ड जो है हम किसमें मिलता है? इसको कहते हैं राइजोपस या म्यूकर। राइजोपस और म्यूकर जो है ये दोनों बिलोंग करते हैं जाइगोमाइसिड से। अब इसलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आया कि जाइगोमाइसिड्स जो होती है इनके अंदर जो प्लाज्मोगैमी होती है, प्लाज्मोगैमी ये कौन सी होती है? बाय गैमेटेंजियल पॉपुलेशन, और oomaicids के अंदर होती है गैमेटेंजियल कांटेक्ट के थ्रू। ओके, सेकेंड इज ब्लैक मोल्ड। ब्लैक मोल्ड जो है ये जनरली हम किसे कहते हैं? एस्परजिलस को। एंड ब्लू मोल्ड जो है ये टिपिकली कहा जाता है पेनिसिलियम की स्पीशीज को ड्यू टू द इट्स ब्लू ग्रीन कलर। ओके, तो यहाँ पे हमें 4 कॉमन नेम्स दिखे मिक्सोमाइसिड्स, दैट इज स्लाइम माउंट्स, दैट इज मिक्सोमाइसिड्स। ब्रेड मोल्ड के अंदर आ गए जाइगोमाइसिड्स, मेजरली राइजोपस, म्यूकर। ब्लैक मोल्ड में आ जाता है एस्परजिलस, एंड ब्लू में आ जाता है पेनिसिलियम। तो ये डिस्क्रिप्शन आपको रिवीजन के अंदर हेल्प की थी करेगी। एंड जिन लोगों ने भी गूगल फॉर्म नहीं फिल किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर गूगल फॉर्म अवेलेबल होगा, आप वो गूगल फॉर्म को फिल करेंगे तो जितने भी हम मॉक टेस्ट, PYQs या जितने भी टॉपिक वाइज टेस्ट जो कंडक्ट कराए जाएंगे यहाँ पे, जिनकी भी डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन होगी, उनकी कंप्लीट सॉल्यूशंस, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको PDF फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको ये फॉर्म सिर्फ एक बार फिल करना है, तो जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से जाकर करें। And now we'll move towards the next question. Next is constant and citrus stubborn are the spiroplasma disease. Second, spiroplasma are resistant to the penicillin but sensitive to the tetracycline. इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर कांस्टेंट की हमने बात की थी और तब हमने ये डिस्कस किया था कांस्टेंट जो है ये किसकी वजह से होता है? स्पायरोप्लाज्मा की वजह से। तो अब हम यहाँ पे दोनों के कॉजल ऑर्गेनिज्म देखते हैं। कांस्टेंट डिजीज को कॉज करता है स्पायरोप्लाज्मा कुंकेली एंड सिट्रस स्टबर्न डिजीज इज कॉज्ड बाय स्पायरोप्लाज्मा सिट्राई। तो दोनों ही जो ये डिजीज है ये किसकी वजह से हो रही है? दैट इज ड्यू टू दी स्पायरोप्लाज्मा। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दी है, दे आर रेजिस्टेंट टू द पेनिसिलिन बट सेंसिटिव टू द टेट्रासाइक्लिन। ये भी हमने बात की है कि जो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से ये पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं बिकॉज इसका मोड ऑफ एक्शन रहता है ऑन दी वॉल। एंड टेट्रासाइक्लिन का मेनली रहता है प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर। तो ये जो है ये इनके अगेंस्ट इफेक्टिव रहती है, जबकि ये जो है ये इनइफेक्टिव है। ठीक है, सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, Leavsonia xylem or citrus greening. Second statement, citrus greening is transmitted by the xylem. Third is Percy disease of grapes is transmitted by the leaf hopper. And fourth is sugarcane ratoon stunt is caused by xylem inhabitant and gram positive bacteria. अब बेसिकली हम यहाँ पे 2 से 3 डिजीज के बारे में एक साथ बात करेंगे, उसके मेजर कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो से हम याद करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको बतानी है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट। तो पहले इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है लीवसोनिया ज़ाइली। अब नाम के अंदर ही आपको यहाँ क्या दिख रहा है? ज़ाइली, यानी कि किससे रिलेटेड होगी? जाइलम से रिलेटेड होगी। तो अब इन्होंने बोला दैट कॉजेज द सिट्रस ग्रीनिंग, तब हम इससे एक तरीके से 2 चीजें जो है वो याद कर सकते हैं। सबसे पहले चीज कि लीवसोनिया ज़ाइली जो है ये क्या कॉज करता है? तो ये बेसिकली ये जो है यहाँ पे हम देखेंगे इसे ratoon stunting. Ratoon stunting is caused by the xylem inhabitant and gram positive bacteria. Okay? तो यहाँ पे ये किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है? ratoon।
अब जो यहाँ पर है सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज, इस सिट्रस ग्रीनिंग के कुछ डिफरेंट नाम भी है, जैसे कि हम उसको कहते हैं हुआंग लॉन्गबिंग या एचएलबी डिजीज। और ये किसकी वजह से होती है? एक फ्लोएम लिमिटेड बैक्टीरिया। तो जब भी हम फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया की बात करते हैं, उसे हम आगे फर्दर कैरेक्टराइज करते हैं दो में, कि वो जाइलम इनहेबिटिंग है या वो फ्लोएम इनहेबिटिंग है। और फ्लोएम इनहेबिटिंग में जो सबसे मेजर एग्जाम्पल हम देखते हैं दैट इज सिट्रस ग्रीनिंग। ये सिट्रस ग्रीनिंग किसकी वजह से होती है? कैंडिडेटस लिबेरिबैक्टर, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, इसकी कुछ डिफरेंट और स्पीशीज भी हैं, कैंडिडेटस लिबेरिबैक्टर एशियाटिकस, कैंडिडेटस लिबेरिबैक्टर अफ्रीकनस एंड अमेरिकनस। तीन इसके डिफरेंट स्पीशीज जो है वो यहाँ दिखती है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि इसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? तो इसका जो ट्रांसमिशन है दैट इज थ्रू जाइला, या जिसे हम साइलिड्स भी कहते हैं। ओके, सो मेजरली जो साइलिड है वो यहाँ पर है एशियन सिट्रस साइलिड दैट इज डायाफोरिना सिट्री, और अफ्रीकन सिट्रस साइलिड दैट इज ट्रायोजोआ एरिट्री। तो यहाँ पर हमें अगर बेसिकली पूछा भी जाता है तो मेनली एशियन साइलिड के बारे में पूछा जाता है दैट इज डायाफोरिना सिट्री। तो सिट्रस ग्रीनिंग के कॉमन नाम हमें पता होना चाहिए, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म हमें पता है। नेक्स्ट, ये किस तरीके का बैक्टीरिया है? दैट इज फ्लोएम इनहेबिटिंग बैक्टीरिया, एंड इसका ट्रांसमिशन थ्रू दैट इज थ्रू दी साइलिड्स। देन हम बात करते हैं पर्सी डिजीज ऑफ ग्रेप वाइन। पर्सी डिजीज ऑफ ग्रेप वाइन जो है ये किसकी वजह से होती है? जाइलेला फास्टिडियोसा, पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाम में जाइलेला है तो ये जाइलम इनहेबिटिंग होते हैं। थर्ड चीज, ये ट्रांसमिट किसके थ्रू होते हैं? थ्रू लीफ होपर्स। ओके, सो पर्सी डिजीज ऑफ ग्रेप वाइन। एंड देन हमने बात की थी शुगर केन रेटून स्टंट डिजीज। ओके, next question is which of the following feature is not correct with respect to the RLOs that is rickettsia like organism। तो यहाँ पर हमें बेसिकली 6 कैरेक्टरिस्टिक की बात की है। अब हमें देखने की इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है दैट डज नॉट बिलोंग टू द रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ऑल आर ग्राम नेगेटिव, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत, बिकॉज जो लीवसोनिया जाइली है दैट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत, दैट ऑल आर ग्राम नेगेटिव। तो एक्सेप्शन क्या आ गया? लीवसोनिया जाइली सब स्पीशीज साइली, जो क्या कॉज करती है? शुगर केन रेटून स्टंटिंग। ओके, सो इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम। सेकंड है नॉन स्पोर फॉर्मर, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड इज नॉन मोटाइल। अब ये स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है, इसका एक्सेप्शन है जाइलेला फास्टिडियोसा जो है दैट इज मोटाइल इन नेचर। इनके अंदर एक स्पेसिफिक तरीके का मोटिलिटी का मैकेनिज्म होता है जिसे कहा जाता है ट्विचिंग मोटिलिटी, ठीक है। तो ट्विचिंग मोटिलिटी इसके अंदर होती है, दे आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दिस मूवमेंट इज फैसिलिटेटेड बाय द पिलाई। पिलाई की हेल्प से इनके अंदर क्या होती है? मूवमेंट होती है। ये अक्रॉस डिफरेंट सर्फेसिस के प्लांट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर ये मूव कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द टाइप 4 पिलाई। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। एंड नेक्स्ट इज दी फाउंड ओनली इन दी फ्लोएम, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाए बिकॉज लीवसोनिया जाइली दिस इज अ जाइलम इनहेबिटिंग बैक्टीरिया। ओके, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है, दे आर सेंसिटिव टू दी हाई टेम्परेचर्स। तो अब हम इस तरीके से अगर यहाँ से हम RLOs के कैरेक्टरिस्टिक देखें तो दे कुड बी ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव, दे डू नॉट फॉर्म दी स्पोर्स। थर्ड, दे कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। जो मोटाइल है उसके अंदर मेनली हमने कौन सा देखा है यहाँ पे केस? जाइलेला फास्टिडियोसा का। फोर्थ फीचर इज कि हमें जाइलम में भी मिलते हैं और फ्लोएम के अंदर भी मिलते हैं। नेक्स्ट इज दे आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, एंड लास्ट इज कि वो हाई टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो बेस्ड ऑन दीज ऑप्शन, तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हुई यहाँ पे? फर्स्ट। नॉट करेक्ट कौन सी है? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, नेक्स्ट इज फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया। इसे सबसे पहले कौन से प्लांट में, प्लांट के कौन से पार्ट के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था? तो सबसे पहले जाइलेला फास्टिडिया, कि हम कह सकते हैं फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था इन दी जाइलम ऑफ क्लोवर लीफ इन 1972। और ये जाइलम के अंदर ही क्या कॉज करता है? पर्से डिजीज ऑफ ग्रेप वाइन। ओके, तो पर्से डिजीज ऑफ ग्रेप वाइन जो है सबसे पहले इसके अंदर से डिस्कवर किया गया था अबाउट द फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया। कब किया था? 1972 के अंदर। ओके, नेक्स्ट है
कोनिडिया इन चेन्स इज द फीचर ऑफ, यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये छोटे छोटे कोनिडियाज जो इस तरीके से हैं, ये चेन में लगे हुए हैं। और जब कोनिडियाज चेन में लगे होते हैं, इसके लिए जो एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है, दैट इज द कैटिनेट कोनिडिया। कैटिनेट कोनिडिया मींस दैट कोनिडिया व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ चेन्स। तो यहाँ पर जो एक कैटिनेट कोनिडिया या चेन्स में जो कोनिडिया बनते हैं, ये किसका फीचर है? दैट इज द फीचर ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस बेसिकली क्या है? हमारे एक एक्टिनोमाइसिट है। और यही सबसे मेजर जेनर है जिससे मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो है प्रोड्यूस होती है। अगर हम बात करते हैं नोकार्डिया की, तो नोकार्डिया जो है दैट इज आल्सो एक्टिनोबैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? कुछ ब्रांचिंग फिलामेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनका जो डिवीजन होता है दैट इज थ्रू दी बाइनरी फिजन, दैट इज ड्यू टू दी फ्रेगमेंटेशन, जिसकी वजह से बनते हैं बैसिलस और कोकोइड फॉर्म्स, यानी कि रॉड शेप्ड एंड स्फेरिकल फॉर्म्स जो है वो इसकी फ्रेगमेंटेशन से बनते हैं। तो ये इसका मेजर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अंदर जो कोनिडियाज बनते हैं दैट इज नॉट in the form of the chains. Second is Erwinia. Erwinia is belong to the gram negative bacteria. gram negative होता है, rod shaped bacteria होता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो कोनिडिया चेन्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनका डिवीजन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। और इर्विनिया से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या याद रहती है कि सॉफ्ट रोट की डिजीज होती है वेजिटेबल्स में, दैट इज ड्यू टू दी इर्विनिया कैरेटोवर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज अर्विनिया के बारे में क्या है कि ये पैक्टिनेज एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज दे बेसिकली टारगेट द पैक्टिन ऑफ द सेल वॉल्स, जिसकी वजह से पैक्टिन डिग्रेड हो जाता है और वहां पे जो वाटर सॉक्ड लेशंस जो है वो बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द सूडोमोनास। सूडोमोनास जो है दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया and it also reproduces by the binary fission. So Erwinia or Pseudomonas, they both reproduce by the binary fission, and Nocardia जो है that is the actinobacteria and that divides by the fragmentation. तो कोनिडिया जो चेन्स के अंदर फॉर्म होते हैं वो किस में होते हैं? दैट इज इन दी स्ट्रेप्टोमाइसिस, दैट इज एन एक्टिनोमाइसिट। ओके, नेक्स्ट इज all bacteria are susceptible to phages, all bacteria are non-spore formers. अब phages क्या होते हैं? बेसिकली यहाँ पर नाम है इसका बैक्टीरियो phages। अब इस टर्म का मतलब होता है वायरस, यानी कि ऐसे वायरस, those viruses that attacks on the bacteria are known as the bacteriophages। अब इन्होंने कहा है कि क्या सारे बैक्टीरिया जो है वो phages के लिए susceptible है? तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बिकॉज जब ऑल आ गया दैट मीन्स कि देयर शुड बी नो एक्सेप्शंस, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज फाजेस जो होते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक टुवर्ड्स द बैक्टीरिया। तो सभी फाजेस सभी बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो काम नहीं करते हैं, राइट? तो ये स्टेटमेंट जो हो जाएगी गलत हो जाएगी। सेकंड इज कि ऑल बैक्टीरिया आर नॉन स्पोर फॉर्मर्स, तो हम ये भी नहीं कह सकते, बिकॉज ऑन एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे हम देखते हैं कि बैसिलस में क्या फॉर्म होता है? एंडोस्पोर्स। So during the unfavorable condition, they may form the resistant spores or thick-walled spore known as the endospores. तो हम ये नहीं कह सकते हैं that all bacteria are non-spore forming, because there are some bacteria that can form the spores or they can form the resisting spores under the unfavorable conditions. So both first and second statement is incorrect. Okay, so not all the bacteria are susceptible to phages due to the host specificity and bacterial defense, and many bacteria can form the highly resistant spores. Okay, next is sporangium, which is cylindrical in shape, is called the merosporangium. तो यहाँ पर बस आप एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको डायग्राम से आइडिया लगेगा। ये देखिए, ये माइसीलियम है, यहाँ से जो स्पेशलाइज्ड हाइफे निकल रहे हैं दे आर नोन एज स्पोरेंजियोफोर। पर जाके ये एक वेसिकल का फॉर्मेशन कर देते हैं। जनरली जो हमें वेसिकल दिखता है, आप पीथियम के अंदर देख सकते हो कि स्पोरेंजियोफोर अराइज होके और ऊपर जाके क्या बना देता है? वेसिकल। ये पीथियम में केस दिखता है। फर्दर कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनके अंदर वेसिकल के ऊपर आपको यहाँ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के स्पोरेंजियम दिखते हैं, इन्हें हम कहते हैं मीरोस्पोरेंजिया। तो जो सिलेंड्रिकल शेप के स्पोरेंजिया होते हैं दे आर नोन एज द मीरोस्पोरेंजिया। सेकंड जो इसमें एक मेजर टर्म दिया दैट इज द कॉल्यूमिलेट स्पोरेंजियम। तो कॉल्यूमेला बेसिकली क्या होता है? कॉल्यूमेला एक स्टेराइल कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमें स्पोरेंजियम के अंदर मिलती है।
ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर में उसे देख सकते हैं, ये स्पोरेंजियम है और ये एक स्टेराइल लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्यूमेला। तो जब स्पोर्स जो है, जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, वो यहाँ से डिस्पर्स हो जाते हैं, लास्ट में हमें क्या दिखता है यहाँ पे, एक स्टेराइल बेयर कॉल्यूमेला। एंड स्पोरेंजियम दैट बियर द कॉल्यूमेला इज नोन एज द कॉल्यूमेट स्पोरेंजियम। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने सिर्फ इस पर्पज से ये नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज लोमासोम्स आर द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ विच पार्ट ऑफ द फंगल सेल्स। अब एक न्यू टर्म आ जाती है कि अब ये होता क्या है, क्या इसका मेजर रोल होता है। तो लोमासोम्स जो है ये बेसिकली हमें कहाँ मिलती है, फंगल सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन। ये देखिए, अगर यहाँ पर आपको विजिबल नहीं है तो इस तरीके से ये हमारे पास सेल वॉल है सर, ये जो प्लाज्मा लेमा है यहाँ से एक इन्वेजिनेशन बनी हुई है इस तरीके की, और इसको हम क्या कहते हैं, लोमा। ठीक है, तो लोमासोम्स को पैराम्यूरल बॉडीज या फिर प्लाज्मा लेमासोम्स भी कहा जाता है। ये एक तरीके की इन्वेजिनेटेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि किससे बनती है, सेल मेम्ब्रेन से बनती है। इसका जो बहुत एक हम कह सकते हैं स्पेसिफिक रोल जो है वो अब तक डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जो रोल्स इसके इसमें स्टडी किए गए हैं दैट आर कि वो सेल वॉल सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, सिक्रीशंस में रोल प्ले करते हैं, प्लस एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करते हैं। So these are some of the roles that are present in the lomasomes। तो यहाँ पर अगर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इन्होंने पूछा है these are the membranous structure of which part of the fungus cell, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लाज्मा लेमा। ओके, नेक्स्ट इज काइटिन इज अ हेटेरोपॉलीसेकेराइड ऑफ NAM एंड NAG शुगर। अब ये NAM और NAG क्या होता है, these are N-acetyl uramic acid and this is N-acetyl glucosamine। ओके, सो दीज आर लाइक मोनोसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स। तो अब इन्होंने ये पूछा है कि जो काइटिन है, पेप्टिडोग्लाइकन, बोथ आर द पॉलीमर्स। अब इन्होंने ये चीज स्पेसिफाइड पूछी है कि ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड है इन दोनों के, एंड पेप्टिडोग्लाइकन इज अ होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ NAG यूनिट्स ओनली। तो ये चीज आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये है काइटिन की स्ट्रक्चर। काइटिन दैट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फंगल सेल वॉल, और यहाँ पर आपको N-एसिटाइल ग्लूकोसामिन की 2 यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई दिख रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ होमोपॉलीसेकेराइड एंड नॉट अ हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि काइटिन इज अ हेटेरोपॉलीसेकेराइड ऑफ नाम एंड नाग शुगर, जो कि गलत है, बिकॉज काइटिन इज अ होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ NAG। सेकेंड चीज है, सेकेंड स्टेटमेंट में इन्होंने बोला दैट पेप्टिडोग्लाइकन इज अ होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ NAG, जबकि पेप्टिडोग्लाइकन के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे दे आर द अल्टरनेट यूनिट्स ऑफ NAG एंड NAM। तो यहाँ पर इन्होंने 22 वर्ष केस लिखा हुआ है, तो इसलिए हम क्या याद रखेंगे, अब काइटिन है दैट इज अ होमोपॉलीसेकेराइड एंड पेप्टिडोग्लाइकन इज अ हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, component hyphae easily distinguishable and parallel to one another is called। अब जब इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें बेसिकली बात की गई है फंगल टिश्यू के बारे में। तो फंगल टिश्यू से रिलेटेड मेनली 3 टर्म्स होती है हमारे पास, प्लेक्टेनकाइमा, प्रोजेनकाइमा एंड सूडोपेरेनकाइमा। ये देखिए, प्लेक्टेनकाइमा हम कहते हैं कंप्लीट फंगल टिश्यू को, तो दिस इज अ जनरल टर्म फॉर द फंगल टिश्यू। ठीक है, जिसके अंदर आगे उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे 2 तरीके के फंगल टिश्यूज में। फर्स्ट इस तरीके से पैरेलली अरेंज्ड है, ठीक है, पैरेलली अरेंज्ड है, इजीली डिस्टिंग्विशेबल है, एक दूसरे से पैरेलल है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रोजेनकाइमा, दैट इज अ टाइप ऑफ प्लेक्टेनकाइमा। एंड सेकंड आ जाती है हमारे पास सूडोपेरेनकाइमा। तो सूडोपेरेनकाइमा जो होते हैं दीज आर द कंपैक्ट टिश्यू। तो यहाँ पर जो टिश्यू होता है वो बहुत ही ज्यादा कंपैक्टेड फॉर्म के अंदर होता है, टाइटली पैक्ड होता है, इंटरवोवन होता है, एंड दे आर आइसोडायमेट्रिक इन शेप, डायमेट्रिक इन शेप। और एक लास्ट जो ऑप्शन दिया गया है ये हमें दिया गया अबाउट द पैराफाइसिस। तो ये हम क्विक डिस्कशन करते हैं। ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पे, एक फ्लास्क शेप पेरिथीशिया की,
तो यहाँ पर हमें क्या दिखती है पेरिथीशिया के अंदर, दैट इज द सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। यहाँ पर एक हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं इसकी ओपनिंग पे, इसकी ओपनिंग को बोला जाता है ओस्टियोल। ओके, अब यहाँ जो ओस्टियोल के ऊपर थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखती हैं, ये बेसिकली स्टेराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इन्हें कहा जाता है पेरिफाइसिस। Okay, so sterile hair-like structures that are present on the ostiole of the perithecia is known as the periphysis. और एक जो होते हैं स्टेराइल हाइफे लाइक स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट होती हैं, जैसे यहाँ पर एस्कस प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से एस्कस प्रेजेंट है। तो इन एस्कस के बीचों बीच कुछ यहाँ पर इस तरीके से स्टेराइल हाइफे लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर ये प्रेजेंट होंगी, और इन club shaped sterile hyphae like structures that are present between the ascus are known as the paraphysis. Okay, so paraphysis हमें कहाँ मिलती है, ओस्टियोल पे मिलती है, एंड पैराफाइसिस हमें कहाँ मिलती है, बिटवीन दी एस्कस। ओके, तो ये हमने चारों टर्म्स जो है डिस्कस कर लिए। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑड वन with respect to the सिनोसिटिक हाइफे। तो सिनोसिटिक हाइफे जिसे हम मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे भी कहते हैं, कोई सेल वॉल डिवीजन नहीं होता है इस तरीके से हाइफे, और यहाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बीच में कोई डिवीजन नहीं हुआ है। जी सिनोसाइटिक हाइफे जो हमें मिलती है, ये हमें मिलती है जो लोअर फंजाइज होते हैं, दैट आर मेनली जाइगोमाइसीड्स एंड oomacytes। ठीक है, तो ईथियम किससे बिलोंग करती है, माइसीड से। राइजोपस और म्यूकर किससे बिलोंग करते हैं, जाइगोमाइसीड्स। तो ये तीनों क्या हो गई, लोअर फंजाई, जिनके अंदर हमें किस तरीके का माइसीलियम या किस तरीके का हाइफे मिलेगा, हमें मिलेगा सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे। ओके, सो ऑप्शन में क्या बचा हमारे, दैट इज सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा यहाँ पर जाता है ऑड वन आउट। ओके, so that's all about the first mock test. I hope आपको ये mock test बहुत help किया होगा, and please let us know in the comment section कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको लास्ट PYQs के लेक्चर भी किस तरीके से लगे। तो आप अपने ऑनेस्ट रिव्यूज दीजिए ताकि हम मोटिवेटेड हों और आपके लिए और ऐसी टेस्ट सीरीज ला पाएं। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।